नमस्ते बच्चों, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। तो चलें हम शुरू करें कल के शेष भाग पाठ को। अभी तक जो कहानी हमने पढ़ी, क्या जानकारी मिली हमें, ये बताइए। अच्छा चलिए, अभी अधूरा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से शुरू करेंगे? पृष्ठ संख्या 11 तो हमने कर लिया था, है ना? वो तो कर लिया था ना? हाँ। अच्छा, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। सच बोलकर पिटने के भावी भय। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं उसके पहले से बोल रही हूँ। सच बोलकर पिटने के भावी भय। ये भावी क्या है? भविष्य, ऐसा होगा। भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। मतलब किसी करवट चैन नहीं। ये कभी सुनने को आया है कि किसी करवट चैन नहीं, यानी कि हम कुछ भी उपाय कर लें, कुछ भी बुद्धि लगा लें, लेकिन समस्या जो है वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। ठीक है, उसका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी कि समय खत्म हुआ जा रहा था। बुढ़ापा बढ़ने का मतलब है कि जीवन अंतिम काल की ओर है। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी, यानी कि किसी भी उपाय से बचने का कोई रास्ता नहीं था। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। अब देखो, ये कुएं में उतरकर चिट्ठी निकालेंगे, इसलिए कि कुएं में पानी नहीं था, इसलिए ये साहस किया गया। अगर कुएं में पानी होता और चिट्ठियां गिर गई होती, कुएं में सांप भी होता, तब क्या उपाय लगाया जाता? आप अपने ज्ञान बुद्धि से बोलिए, तब क्या उपाय लगाया जाता? वेरी गुड। बाल्टी तब आसान होता, बाल्टी को कुएं
कुएं में डुबोकर कोशिश की जाती कि चिट्ठी उसके अंदर आ जाए और चिट्ठी निकाल ली जाती। लेकिन यहाँ कुएं में पानी है, क्या बोल रहे हो? तुमने कुछ निकाला है ऐसा? क्या? क्रिकेट बॉल? अच्छा, बॉल कुएं में चला गया। हाँ, लेकिन ये सूखे से निकालना तो मुश्किल था, कैसे निकाला जाता? तो उन्होंने तय किया कि चलो अब मुझे कुएं में उतरना पड़ेगा, उतर कर ही हम चिट्ठी को निकालेंगे। ये दृढ़ निश्चय किया। बहुत सोच विचार के बाद, डर भय के बाद, कोई रास्ता न दिखने के बाद ये आखिरी रास्ता था। कितना भयंकर निर्णय था, लेकिन सोचने वाली बात है कि कुएं में एक विषधर भी है। अगर उसने डस लिया तो जीवन ही चिट्ठी बन के उड़ जाएगी, कहीं कुछ पता नहीं चलना है। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। लेकिन इन्हें अपने भाई का इतना भय था कि इन्होंने चिट्ठी के लिए, उनके आदेश के पालन के लिए अपनी जान देने की भी ठान ली। क्या आज के समय में ऐसा होगा? आज के समय में ऐसा होगा? नहीं होगा। आप लोगों को क्या बोल रहे हो? छोटे भाई बहन ही पीटने लगते हैं बड़ों को। आज के ज़माने में आपको एक शब्द मिला हुआ है, चमत्कारी शब्द। बोलिए तो क्या है? सॉरी। सॉरी एक शब्द मिला हुआ है। किसी की गर्दन भी काट दो, गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ा के कुचल के निकाल दो और फिर बोलो कि सॉरी सॉरी, हमसे गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, दिमाग में सॉरी का साबुन लेके चल रहे हैं, तब ना ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि उसको धोते चले। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सॉरी मत बोलो, और मुझे जो सॉरी बोलता है उसको पीटने का मन हो जाता है मेरा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे कभी सॉरी मत बोलो, नेवर। अपनी गलती सुधारने की कोशिश करो, पर सॉरी मत बोलो। मेरे से बात नहीं खत्म होने वाली। मैं भी कभी नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ। मुझसे गलती हो गई तो हो गई, मैं मानूंगी कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन सॉरी नहीं बोल सकती हूँ। आप भी मत सीखो। इससे क्या होती है ना, हमारी मानसिक उदंडता बढ़ जाती है। हम किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करते। सॉरी बोल दिया, बात खत्म। नहीं, उस जमाने में सॉरी नहीं था, इसलिए जान देने को तैयार थे। सॉरी होता तो चिट्ठी गिरते के साथ सॉरी पहुंच गया होता। खत्म बात। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। यानी कि कुएं में जो खतरा था उसका सामना करने के लिए पहले तैयार होना था, है ना। क्योंकि वो सांप है, किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को अपने करीब आता हुआ देखकर वो अपनी रक्षा के लिए उस पर झपट्टा मारेगा, और झपट्टा मारेगा तो दांत कड़ाएगा, उससे उसके विष निकलेंगे। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। सिर पर क्या सवार था? भाई का आदेश और पत्र। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले
लकड़ियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि आपको बताया जाता है, मान लो मैंने कह दिया कि बेटा इधर की सीढ़ियों से उतर के नीचे चले जाना, स्कूल में इधर की सीढ़ियों से उतर कर तुम नीचे चले जाना, तुम चल दिए। सीढ़ियाँ तो हमारे पास कई है, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। अब बीच सीढ़ी पर जाने के बाद आपको पता चले कि यहाँ से नीचे जाना मना है, तो क्या आप वहीं खड़े होकर मुझे चिल्लाओगे कि मैम अब नहीं जा पा रहे हैं, अब क्या करें, अब बताइए? नहीं ना, वहाँ आपको अपना दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा कि फला जगह पर हमको पहुँचना है, मैम ने तो सरल रास्ता ये बताया था लेकिन इस रास्ते से अब नहीं जा सकते, यहाँ कोई बाधा आ गई है, तो हम रास्ता बदल के वहाँ पहुँचेंगे, अपना काम करके लौटेंगे। तो हर व्यक्ति के पास ये साहस, विद्या, बुद्धि, बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि वो परिस्थितियों का सामना करने से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, किसी सहारे की तलाश नहीं करेगा। अब कौन सी परिस्थिति किसके समक्ष आकर खड़ी होती है इसकी जानकारी तो किसी को भी नहीं। हाँ, आप अच्छी भली गाड़ी लेके निकले, बीच सड़क में टायर पंचर, ठीक है, आप पैसा लेकर चले थे, ऑटो में बैठ गए, बाद में देखा कि पैसा ही नहीं है, ठीक है, आप किताब रख लिए हो, आपको मालूम है आप स्कूल पहुंचते हो, किताब नहीं है, इसके बारे में कौन जानता है? क्या हम अपनी समस्याओं का कोई मेनू बना सकते हैं? तो इस क्लास में ये वाली दिक्कत आएगी, इस दिन को ये वाली आएगी, उस दिन को वो वाली आएगी, तो जिस दिन सबसे कठिन दिक्कत आनी उस दिन हम घर से निकलेंगे नहीं, या आज बहुत कठिनाई वाली दिक्कत आएगी, आज नहीं निकलेंगे घर से। हम में से कोई नहीं जानता कि कब क्या होना, लेकिन हमको सिर्फ दृढ़ निश्चय और आत्मबल के साथ तैयार रहना है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और हम देख ही लेंगे, क्योंकि किसी भी प्राणी को अपना जान बहुत प्यारा होता है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करता है और सही करता है। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटे भाई के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी बड़ी इनको दी गई थी। अब छोटा भाई जो परिस्थितियां बिगड़ी तब से वो बेचारा रोए ही जा रहा है कि अब क्या होगा, भैया तो पिटेगा ही पिटेगा, मेरे भी पिटने, मैं भी पिट जाऊँ, ये भी हो सकता है। वो कुछ कर नहीं सक रहा है लेकिन वो रोए जा रहा है। और जब ये सुन लिया कि भाई कुआं में उतरने वाला है तो उसे लगा कि अब तो दोबारा ज़िंदगी में इससे मुलाकात मेरी नहीं होगी। डर के मारे रोने लगा कि अब तो भाई मर जाएगा। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। मतलब कुछ मित्र भी होंगे तब तो 5 धोतियाँ आई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं, अर्थात खुलेगी तो नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को टेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को टेंग से कड़ी करके बांध दिया और उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। अब बताओ, छोटा भाई 8 साल का है, वो बेचारा कैसे और कहाँ से कितनी मजबूती लाएगा? ये संभव है कि खींचने के बाद वो भी कुएं में गिर जाएगा, ये भी हो सकता है।
लगा, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत सरलतापूर्वक सब कुछ मेरे नियंत्रण में। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज दूर रहा होऊंगा, तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। कोई वीडियो देखा है ऐसा कि सच में आशुतोष देखे हो सच में क्या था? सांप ऐसे खड़ा होके ऐसे ऐसे करता रहता है, देखे हो? हाँ, अच्छा। तो सांप को पता चल गया था हलचल से। उनको तो हलचल से सब कुछ मालूम हो जाता है ना। हलचल से उसे मालूम हो चुका था कि कुछ न कुछ विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली। वो अपनी रक्षा के लिए तैयार था। ये अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम। लेकिन जब दोनों भिड़ेंगे आपस में तो देखना ये होगा कि हारेगा कौन। तो सांप इतना तो उठ ही जाता है, इतना उठ के वो अपना फन फैलाकर तैयार था कि कुछ भी आएगा तो उसको मारेंगे। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरता देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा। क्यों? उसके तो आंख में दिख रहा होगा ऐसे हिलता डुलता कोई चीज, तो वो अटैक करने की मुद्रा में बिल्कुल तैयार था कि मेरे पास कुछ आया तो उसको डस लेंगे। सांप यही कर सकता है, और तो बांध के पिटाई करे ये तो नहीं कर सकता है, वो तो डसता ही है। सपेरा जैसे बीन बजाकर उस काले सांप को खिलाता है, और सांप खिलाता है मैंने यहाँ खाना खिलाना नहीं है, खेल करना है ना। खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है। सांप नचाने वाले से सांप देखा है आप लोगों ने कभी? सांप टोकरी से सांप को निकालता है और जैसे जैसे उसके मुंह के पास ले जाके ऐसे बीन को घुमाता है, उसका भी सिर ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि सांप नाच रहा है। सांप नाचेगा क्या? कौन सा डांस क्लास उसने ज्वाइन किया था जो उसको नाचना आ रहा है ना? उसके नाच के कौन गुरुजी थे? कोई तो नहीं, नटराज होंगे। सांप नाच नहीं रहा है। अब तुम्हारे मुंह के सामने जाके ऐसे ऐसे कोई करेगा तो तुम्हारा सिर भी हिलने लगेगा। तो हम कहेंगे कि अन्वेषा नाच रही है। नाच नहीं रही है, उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ सांप डंडा जैसे जैसे लहराता है, सांप वैसे वैसे एक्टिव होता है। उसका प्रतिद्वंद्वी क्या है? विपक्षी, उसका शत्रु। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। इमेजिन करो कि नीचे सांप है, विषधर है, वो भी नाग होगा। नाग ही वैसे खड़ा हो जाता है, वो भी नाग होगा, और उसके मुंह पर एक डंडा लटक रहा है और डंडे के ऊपर एक आदमी बंधा हुआ है, वो लटक रहा है। तो दोनों तो हिलेंगे ऐसे ना। सांप भी ऐसे ऐसे डोल रहा होगा। क्या सीन बन रहा होगा? देखने वालों के सांस अटक गए होंगे। क्या होंगे? क्योंकि ऊपर से ही अगर कोई लंबा डंडा नीचे या उसको फेंक कर मारा जाता तो सांप में तो इतनी गति आ जाती कि वो उतरने के लिए जगह ही नहीं देता, है ना। और अगर उसको ऊपर से ही कोई चीज
से मारा जाता तो 1 मिनट को सोचा जाए कि हाँ ऊपर अटक के उसको डंडे से पीट रहे हैं, वो घायल हो जाएगा तो शायद एक किनारे चला जाएगा। लेकिन जो स्थिति दिख रही है, जो पेंडुलम की तरह वहाँ डोल रहा है और सांप पीछे तैयार बैठा है, तो उतरने वाले को तो तुरंत ही वो डस लेगा। धोती डेक से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। आपने देखा है कुएं के ऊपर ऐसी लकड़ी रखी रहती है, देखा है? गोल कुएं के ऊपर ये लकड़ी रखी रहती है और इसी से पानी भरी जाती है ना? दीवार में नहीं टकराए बीच से, इसी को डेंग बोलते हैं। तो इसी के सहारे वो नीचे लटक रहे थे, तो दीवार में नहीं सटे हुए थे बल्कि बीच में। कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यानी कि सेंटर में उनको उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर पैर रखते ही चोट करता। सांप में बहुत फुर्ती होती है। अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा दूर जाकर हम उतरेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जब तक वहाँ उतरेंगे ये इतनी फुर्ती से पलट के वहाँ पर काट लेगा कि आपको समझ ही नहीं आने वाला है कि क्या हुआ। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, चौड़ाई बहुत कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। बिल्ली हो, कुत्ता हो तो किनारे दुबक जाएगा कि पता नहीं क्या करेगा, मारेगा तो नहीं हमको। लेकिन सांप डरने वालों में से नहीं है, वो अटैक के लिए तैयार हुआ है तो करेगा। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब बीच में कोई मान लो कि सड़क कर तो नीचे पहुंच गया है, लेकिन ऊपर चढ़ना उसको वैसे कौन खींच रहा है? वैसे में ऊपर आना बहुत मुश्किल है। किनारे की दीवार का सहारा मिल जाए तो ऊपर आ जाएगा बंधा हुआ, लेकिन बीचों बीच उसको खींच भी नहीं पाएगा कोई, और वो खुद से चढ़ेगा कैसे? हवा में लटकते हुए कैसे चढ़ेगा? अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी, यानी कि ध्यान बहुत ज़्यादा अपने काम पर स्थित हो रहा था। दूसरी कोई बात सोचे बिना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई विकल्प था ही नहीं। यहाँ चिट्ठी से पहले जान की बात थी। चिट्ठी तक तो हम पहुँच ही रहे थे, लेकिन जान बचाने की बात थी, तो पूरे एकाग्रता के साथ सोच रहे थे कि हम कैसे अपना पैर रखेंगे कि सांप से बचकर हम चिट्ठी निकाल भी पाएं और उसको अपने काबू में कर भी पाएं। मुझे एक सूझी तरीका। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। सांप को क्या लगा कि मेरा शिकार आया, मुझ पर अब हमला हुआ। सांप ने फुफकारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर
इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। मतलब आप कहीं जाने लगते हो तो थोड़ी पहले नयापन लगता है, फिर अटपटा लगता है, क्या करें कैसे करें, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ टेक्निक आपको अपने मिल जाती है। जो मैंने पहले कहा कि हर एक की समस्या अपने किस्म की होती है और हर एक का समाधान भी अपने ही किस्म का होता है। कहा कहीं से बात नहीं होती। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुएं में उतरा गया, कुएं में ऐसा हो गया। अब हमारे आसपास तो कोई कुआं है नहीं, ये समस्या नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि ऐसी ही कोई और समस्या हो जाए। तो आपने ये पढ़ा है, जाना है, लेकिन इससे आपको भी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन यही समाधान करेंगे ये जरूरी नहीं। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। अब देखो यहाँ दो जानी दुश्मन एक दूसरे के समक्ष हैं। ये भी जान लेने की सोच कर गए हैं और उसको तो जान लेना ही है। वो चाहे ना भी सोचे तो उसके दंश में प्राण लेना ही है। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि आंखों से सुनने वाला। हरकतों को देखकर वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है। मैं देखो चक्षुश्रवा सांप का पर्यायवाची है, याद रखना। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। यहाँ आंखों से थोड़ी सी भी कोई दृश्य छोटी से छोटी ओझल हो जाती तो बहुत बड़ा धोखा हो जाना था, क्योंकि सांप को दहाड़ना नहीं आता है, वो फुफकारता है, तो ये हमको सुनाई पड़ेगी। आँख से नहीं दिख रहा है तो वो किस तरफ जाकर क्या किया, ये धोखा हो जाएगा और मामला खत्म। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर को आक्रमण करता है, सांप ने मोहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। जिस पर विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? वह पुष्प जो पास में नहीं है लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। जब तक उसको घुमाया नहीं जाता उसमें बल कहाँ से आएगा? मेरा उसको घुमाने से मेरे शरीर का बल उसमें जाएगा, तब वो मेरी इच्छानुसार काम करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। अब जगह ही नहीं है, आप एक ड्रम पे बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आप डंडा उछालो तो किधर उछाल देगा? जगह तो है नहीं। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था। अगर सांप को दबा दिया गया, हमारे नहीं भी उसके फन को दबा दिए या गर्दन को। आप कई बार देखते होंगे वीडियोस में कि सांप के गर्दन को दबाकर उसके ठीक माथा के पिछले हिस्से को दबा के उसका मुंह खोल दिया जाता है और वैसे ही दबाकर उसको बोरे में बंद कर दिया जाता है। पकड़ते हैं जो सांप,
यही काम करते हैं, या तो उसकी पूंछ पकड़ के उल्टा लटका देते हैं, या फिर अगर सिर की ओर पकड़ा जाता है तो उसके गर्दन के पिछले हिस्से को दबा देते हैं, तो वो लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था, लेकिन उसको दबाने का साहस करना या मौत को छू लेना बात बराबर ही थी। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह जरूर पलटकर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, मतलब चिट्ठियों ने भी उनकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। तो बिल्कुल सांप से सटकर ही चिट्ठियां पड़ी हुई थी। एक मेरी ओर थी, मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। पैतरा क्या है? अपनी अपनी मुद्राएं दोनों बना रहे थे कि किस तरह से किसको हराया जा सकता है, किस तरह से किसको अपने काबू में किया जा सकता है। उस आसन पर खड़े, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो तो है। वह आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। शायद दोनों को ऐसा लगा होगा कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक दोनों कुछ काम कर रहे थे, ये समझ में आ गया होगा। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे, है ना। मारना, उसे मार देना जो संभव नहीं था, या उसको बिल्कुल ना छेड़े, ऐसे चुपचाप से हम अपना काम कर लें कि उसको दिक्कत ना महसूस हो और वह अनावश्यक एक्टिव भी ना हो। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन मतलब सहारा, दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ा। तो ये दूसरा मार्ग क्या था? सांप के मुंह पर कपड़ा डाल देना। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी उस चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़की और डंडे पर गिरी, अर्थात सांप ने डंडे पर फन मारा। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा
बार सोचा हुआ काम बिगड़ जाता है। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि पीला पीला लसलसा पदार्थ, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। अंडरलाइन करो, शक्ति का सर्टिफिकेट, यानी कि उसने अपना विष डंडे पर निकाल दिया था। अगर डंडा की जगह ये लेखक होते तो उनकी यह लीला, जीवन लीला समाप्त हो गई होती। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। सांप से सभी भयभीत होते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि सांप क्या कर सकता है, हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। वरना इतना भयभीत होने की ज़रूरत क्या थी? किस तरह हम उतरें, क्या क्या सोचें, इतना डर, इतना तनाव किस लिए? तो सांप के अस्तित्व हाँ एक अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने किसी से ये बात सुनी कि वो खेत में रोपनी करने गया था। पानी में घुसकर धान की रोपनी होती है ना, उसमें उसके पैरों पर कुछ काट लेता है। सचमुच में अभी थोड़े दिन पहले की बात है। उसके पैरों पर ऐसा लगा कि कुछ काटा, वो समझ नहीं पाया, वो तो कीचड़ में घुसा हुआ था। और थोड़े दिन भी नहीं, एक दिन या उसी दिन उसको बहुत तकलीफ होने लगी और दिखाया गया, किस डॉक्टर को दिखाया, किसी को दिखाया पता नहीं, बोला कि सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि सांप के काटे हुए को पहले के ज़माने में सांप के काटे व्यक्ति को कभी भी जलाकर संस्कार नहीं किया जाता था। कहते हैं कि इसमें ना, आप साइंस पढ़ते हो, आप जानते ही होंगे कि वो विष जो होता है वो ऊँट को जमा देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको झाड़ फूँक करने से, तो हम लोगों ने सुना ही है कि ऐसा करने से विष निकल जाता है तो जान बच जाती है। तो उसको उस मृत शरीर को, जिसे हम मृत मान रहे हैं, उस मृत शरीर को पानी में बहा दिया जाता है। और पानी में बहते हुए शरीर को अगर सपेरा देखता था तो ये उसका धर्म बनता था कि उस शरीर को खींचकर उसके विष को निकाले। तो आदमी शायद जी उठता था, लेकिन उसकी स्मृति या कुछ भी भूल जाती थी। उसको याद नहीं रहता था कि वो कौन है, कहाँ से आ रहा है। तो कई बार ऐसे लोग फिर मंदिरों में जाकर रह रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता है कि वो कहाँ के हैं, क्या। अब भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन किंवदंती तो है, ये लोगों के द्वारा ये कही सुनी गई है।